नमस्कार, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम वटवृक्ष में। और आज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं श्री रमाकांत पांडे जी, और आप एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। 1982-83 के आसपास आपने इस सेवा को ज्वाइन किया था और ज्वाइन के उपरांत आपने कई जनपदों में आपने सेवाएं दी और आपका एक लंबा अनुभव रहा है। और इस तरीके से आप बड़ी सफलतापूर्वक आपने अपने सेवा को संपन्न किया और 2019 में आप सेवानिवृत्त हो गए और आज आप अपने घर परिवार के साथ हैं और समाज को आपने बड़ी करीब से देखा है। और आज हम इस कार्यक्रम में जो बात कर रहे हैं कि हम समाज के उन हिस्सों के बारे में बात करते हैं जो एक तरह से कहा जाए अनुभवों की थाती हैं और उम्र के और जीवन का जो एक चरण है वृद्धावस्था, उस चरण के लोगों के लिए हम खासकर केंद्रित करके इस कार्यक्रम को बनाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्री रमाकांत जी आपका अनुभव साझा करेंगे और आपने किस तरीके से अपने जीवन को अब तक जिया है और आगे किस तरह से सामंजस्य बिठा रहे हैं। तो कार्यक्रम में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर जी। तो हम सबसे पहले आप ही के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आप एक अपना संक्षिप्त परिचय पहले हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करें कि आपने किस तरीके से कैसे अपना जीवन यापन कब से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे, और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों को शेयर कर रहा हूँ। जी 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 जी। पहले तो जो खट्टा बिट्टा अनुभव हुआ मुझे बचपन से, मैं ग्रामीण अंचल का रहने वाला जी। मैंने जो कुछ अनुभव किया उसको शेयर कर रहा हूँ। हम पढ़ाई लिखाई में 7 किलोमीटर घर से जाते थे, तब इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो मैंने जो शुरुआत किया तो उससे मैंने एक नसीहत लिया कि इतिहास वैभव से नहीं विपन्नता से लिखा जाता है। जी जी जी। और एक सफल व्यक्ति का संघर्ष बड़ा दर्दनाक होता है। निश्चित रूप से। तो ये नक्सल में अपने अनुभव मैं बता रहा हूँ। जी जी। लेकिन लोगों के लिए या समाज के लिए मैं यही कहूँगा कि यदि आदमी निखरना चाहता है तो संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो बचपन से हो या जिस भी स्टेज में हो, तो संघर्षशील होना पड़ेगा। जैसे हमने गरीबी में पढ़ाई की, दूर तक जाते थे और शुरुआत दिनों में सवेरे चारा वगैरह जो है मवेशियों को खिलाने के बाद फिर पढ़ने जाते थे और मैंने थपेड़े झेले, कठिन परिश्रम किया। जी जी। तो हम ये कहानी सुने उससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा ये बता दें कि आप कहाँ से संबंध रखते हैं और उस समय में परिवार में कौन कौन होते थे और पारिवारिक पृष्ठभूमि और उन लोगों की क्या स्थिति थी, आर्थिक और सामाजिक जो आपका परिवेश रहा, थोड़ी उसके बारे में भी जानकारी दे दें, तब कहानी सुनने में और आनंद आएगा। मैं इलाहाबाद में मांडा क्षेत्र पड़ता है जो जंगली क्षेत्र है जी, पर्वत और वन से आच्छादित है। जी जी। ये विंध्याचल पर्वत माला उधर से ही होके गुजरती है। मेरा गांव है मड़ार गांव कहा जाता है, छोटा सा गांव है और वो जंगल। और उस समय जिस समय हम लोग मतलब कुछ जानने योग्य हुए तो परिवेश बहुत ही रूरल था। जी जी। और बहुत कठिन परिस्थितियां थी जी। तो वहां से 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल करीब जाना पड़ता था। लेकिन यह जरूर था कि मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत से हर चीज सुलभ होती है। जैसे कोई चीज चुटैल होती है, चोट खाती है तो निखरती है। किसी पत्थर को, अनघड़े पत्थर को आप जब छेनी हथौड़ी से काटते हैं तो वो खुदा के मुकद्दस घर की तामीरात में या तो लगाई जाती है या भगवान हनुमान जी, शंकर जी के रूप में या किसी मूर्त के रूप में पूजी जाती है। तो वो चोट खाती है तभी पूजी जाती है। जी जी, आपने बहुत सही कहा कि सोना को आदमी जितना तपाए उतना ही निखार आता है। जी जी, निखरता है जी। तो मैंने इसी पर 4 लाइनें लिखा था कि हसरत हदों से आज गुजरता चला गया, आईना था सामने संवरता चला गया और जख्मों पे चोट मिलती रही, सधे हाथों से पत्थर वो देवता सा निखरता चला गया। क्या तो बात। जी जी। उस दौरान कोई वो नहीं था, न कोई गाइड करने वाला था। हम लोग 4 भाई थे। मेरे बड़े भाई सब इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी होकर रिटायर हुए और काल कौलिद भी हो गए, 2 साल हुआ। जी जी। मैं दूसरे नंबर पर था। मेरा एक भाई वहाँ लखनऊ में बहुत ही सीनियर वकील हैं और लास्ट वाले असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में गुजरात बड़ोदरा में समय कार्यरत हैं। मेरे पिताजी कुछ नहीं करते थे, एक सामान्य खेतिहर किसान थे
और कोई न तो मार्गदर्शक था और न कोई बताने वाला था, तो केवल मेहनत ही विकल्प था हरेंद्र जी। जी 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 जी। और इसलिए बिल्कुल कठिन अनुभव हम लोगों को मिला। और मैं, जहां तक आपने कहा बुजुर्गवार का या रिटायर हो करके, तो चूंकि संस्कार देने से बच्चे सांस्कारिक होते हैं, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, हम लोग पढ़ते थे वर्ड्सवर्थ। जी 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 जी। कि मनुष्य के जो बाल्यकाल के संस्कार हैं वो जीवन को फलित करते हैं। इसका अर्थ यही है, शाब्दिक अर्थ कुछ और हो सकता है। वैसे तो बोया पेड़ बबू का तो आम कहाँ देखा है। सही बात। जी तो जी। चूंकि हमारे बच्चे हमने संस्कार दिए हैं, तो हमारा जीवन शैली निश्चित रूप से ठीक कट रही है। और थोड़ा बहुत समझौतावादी होना पड़ेगा। बच्चों की भी हरकतें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, बुजुर्गपन में भी अपनी भी होती है। तो तालमेल बैठाने से यह जीवन बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलता है। जी जी। इस कार्यक्रम का सही मकसद कहा जाए तो यही है, और विशेषकर हम यही जानना चाह रहे हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि वृद्धावस्था जो है कई लोगों के लिए कठिन चुनौती बन जाता है। अब कारण उसके कई हैं, उनका सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि और एक तरह से जीवन में आगे बढ़ने की सोच और तौर तरीका। तो आपके परिवार में और आपके साथ, क्योंकि अब आप भी इस अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन के श्रेणी में हैं, तो आपके परिवार में और आपका जो जीवन चल रहा है कैसे चल रहा है और कैसे आप सामंजस्य बैठाते हैं, थोड़ी इसके बारे में बताएं। इसके बारे में तो हम यही कहेंगे कि जीवन शैली आप अपने परिवार में, जब आप परिवार के हैं तो परिवार में हर प्रकार के होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। जी 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 जी। तो थोड़ा कोई कम कोई ज्यादा, थोड़ा सामंजस्य बनाने में कुछ आगे पीछे होना पड़ता है। जी। तो अब हमारा तो जीवन शैली इस ढंग से बच्चों के और परिवार के उसमें हम कहीं ईगो नहीं बनाते। जहां आप ईगो बनाएंगे, इगोइस्ट होंगे, तो निश्चित रूप से फिर दिक्कत होगी और कभी भी कठोर चीज टूट जाती है। कठोरता जीवन में नहीं लानी चाहिए हमेशा, क्योंकि अपनी खुशियां और अपने बच्चों और परिवार पत्नी की खुशियों को, दोनों को बिल्कुल समानांतर अब देख के चलेंगे, तब जो है ये जीवन शैली का आनंद मिलता है। और जो हमारा चल रहा है, तो मैं उनको तवज्जो ज्यादा देता हूं, बल्कि बुजुर्ग होने के नाते अपनी ख्वाहिशों पर कुछ विराम भी लग जाता है तो हमें खुशी ही होती है। जी 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 जी। बात यही है दरअसल, क्योंकि अभी आप जैसा देख भी रहे हैं कि हमारे समाज में कितना गहरा परिवर्तन हुआ है और धीरे धीरे हम लोग एक तरह से पश्चिमीकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, स्थितियां बदली, खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, ये सब में लगातार परिवर्तन हुआ है। और हम में से कई लोग जो आपके जैसे लोग हैं, अपने बाल्यकाल में जो आपने अपने पिताजी दादाजी के साथ देखा था, तो कई लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वैसा ही स्थिति आज भी हो। तो क्यों ना हम परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाएं। जैसा कि आपने कहा कि कई दफा हम अपने विकल्प को दबा देते हैं और उनके विकल्प को प्राथमिकता देते हैं, तो यह भी एक मतलब शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से जीने का तरीका है। जी, तो और आगे और किस तरीके से युक्ति आप कौन कौन सा अपनाते हैं, ताकि जो लोग हम लोगों को सुन रहे हैं हमारी बातचीत से, वे भी लाभान्वित होंगे, तो बताएं सर। देखिए हरन जी, सत्यता तो यह है कि अधिकार कर्तव्यों की दुनिया में जीते हैं और अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चित रूप से जब आप वरिष्ठ हैं, अधिकार रखते हैं, तो दूसरे से भी अपेक्षा करें कि वो कर्तव्य ऐसा करे। जी। जैसे बुजुर्ग के सामने हम लोग पहले खड़े भी नहीं होते थे। जो हम लोगों के समय की बात आपने कहा जी कि आप लोगों के समय में थी और परिस्थितियां बदली हैं। जी। तो निश्चित रूप से बदली हैं और माँ बाप को हम लोगों ने भगवान के स्वरूप में ही देखा जी। और आज हो सकता है कि कुछ मानकों में गिरावट आई है। जी बिल्कुल, इसको मैं कह सकता हूँ। तो इसका गिरावट का कारण ये है कि जो बिल्कुल संस्कार जो शुरू से मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये स्कूल के जो दीवारों पर भी लिखा जाता था जी। और गुरु माता पिता के आदर करने के लिए मानस में भी कई जगह तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तो वहां से
पहले निश्चित रूप से यह सब पढ़ाई जो होती थी वो नैतिक शिक्षा के रूप में भी पढ़ाई जाती थी जी। तो निश्चित रूप से जब कोई चीज पाठ्यक्रम में आएगी तो अंगीकृत होगी, तो इससे जो है पहले का जो संस्कार था वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा था। और इस समय नैतिक शिक्षा की जरूरत पर जोर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि तालमेल बड़ा रहे छोटों का और बड़ों का। जो एक रिश्ता है बड़ों का आदर करने का और छोटों के मन में उनके प्रति प्रेम और आदर पनपा हो, तो यही मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया। और अपने बच्चों के लिए हमने कभी अवरुद्ध नहीं किया, इनको भी खुले मन से, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि आप किसी चीज को रोकेंगे तो कोई चीज दबेगी तो उफनेगी। जी 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 जी। रोका भी नहीं, तो मैंने बस इस पर यही मैं कहूंगा कि हवा के रुख पे रहने दो, वो जलना सीख जाएगा और बच्चा जब लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। वाह, क्या बात है, क्या बात। जी जी। तो निश्चित रूप से आप उसको यदि नहीं मान रहा है तो आप छोड़ देंगे तो कहीं न कहीं उसको निश्चित नसीहत मिलेगी और वो बिल्कुल जो है फिर एक लेसन का अनुभव करेगा। जी जी, परिस्थितियों के साथ चलना पड़ेगा और हमें भी कई दफा कई चीजें जो जीवन में आती हैं उनके साथ, अपने बच्चों के साथ अपने प्राथमिकताओं को कई बार रोकना पड़ता है, कई बार आगे आना पड़ता है। तो इन सब चीजों के बीच अगर सामंजस्य हो तो निश्चित रूप से हम और हमारा जीवन खुशहाल रह सकता है और हमारा वृद्धावस्था मजे में कट सकता है। चलते चलते आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि अभी एक महामारी का दौर चल रहा है और हमारे समाज के जो ये अभिन्न हिस्सा हैं, अभिन्न अंग हैं वृद्धजन, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा इस पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए? देखिए, ये वृद्धों के लिए तो बहुत बचकर रहने की वह है, जैसे तमाम विशेषज्ञ लोग जो बताते हैं, आप लोग भी बताते हैं अपने माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, कि 2 गज की दूरी, मास्क लगाना जरूरी, भीड़ भाड़ में न जाएं। तो एक गुलजार जी ने लिखा है, वो प्रासंगिक हमें लग रहा है कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, और दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है, जान है तो जहान है। हरेंद्र जी जी, निश्चित रूप से हमें और हम सबको इस बात की चिंता करनी ही होगी। जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अभी वर्तमान स्थिति में इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हमारी सुरक्षा, हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और आप सबसे हमारी ये गुजारिश है कि आप मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और यथासंभव घर पर ही रहें, अनावश्यक आप बाहर न जाएं, भीड़ भाड़ से बचें, आप सुरक्षित रहें। और इस कार्यक्रम में श्री रमाकांत पांडे जी, आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमसे आपने अनुभव साझा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।